हाँ बोलिए बोलिए। हम लोग टीम में थोड़ा सा डिस्कस करके कोई सेम चीज़ में आए कि शायद डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एयर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके लिए ये पार्टिकल हाँ मतलब नहीं वो मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं जो वो एक दूसरे को जो इसके एप्टीट्यूड ज़्यादा है। हाँ वो आपको उस टाइम कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन हो रहा था ना कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के लिए क्या कौन सा फिजिकल क्वालिटी क्या है, कौन सी क्या इकाई है? एयर प्रेशर हाँ प्रेशर हाँ अच्छा प्रेशर का टाइम के साथ क्या है? एयर पार्टिकल का टाइम के साथ हाँ प्रेशर के साथ किसी एक पार्टिकल का है मतलब पार्टिकल ही वहाँ पे है शायद प्रेशर ही होगा अगर उसमें वो एक एक दो दूसरे को जो फोर्स दे रहे हैं ना। देखिए फिर से मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि आपको शायद 50 संज्ञाएं मालूम है, ठीक है? पहले से काम नहीं चला दूसरी लगा दो, दूसरे से काम नहीं चला दूसरी लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। कभी आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, कभी आप फोर्स बोल रहे हैं, कभी आप पार्टिकल मोशन बोल रहे हैं। ये जो है ये भौतिकी में इन हर संज्ञा का बहुत सटीक बहुत तय मतलब है, इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है? तो आप ये मत कहिए कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, सोच के बोलिए कि वहाँ पर हम किस देखिए ग्राफ हमेशा दो तय राशियों के बीच में होता है। तो यहाँ पे कौन सी राशि है, मतलब इस अक्ष पे कौन सी राशि है, इस अक्ष पे कौन सी राशि है, ये आपको पक्का बताना है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, ये हम सब लोग मान रहे हैं। अब सवाल वाई का है, अब सोचो इसी चीज़ के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर पार्टिकल। आप माइक कर दीजिए। नाम नाम आप इसकी बात करें। आई थिंक जो साउंड का सोर्स है उसका एम्प्लीट्यूड वो दिखा रहा है उसके सोर्स का सोर्स लिख के रखना है। जैसे बोल रहे हैं वैसे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं छोटे में लिख रहा हूँ क्योंकि शायद बहुत सारे जवाब आने वाले हैं। और क्या तीसरा आप कुछ बताएं। हेलो सो हमने पहले वो देखा कि ग्राफ में वेरिएशन हमारे तेज बोलने से और कम बोलने से आ रहा है, तो लाउडनेस हमें लगा, फिर हम लाउडनेस से इस टाइप पर पहुंचे कि पिच तो सेम रहता है, लाउडनेस का चेंज एम्पलीट्यूड के पिच तो सेम रहेगा, जो भी सोर्स है वो कितना भी तेज बोले कितना भी स्लो बोले पिच तो वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी पर उसके लाउडनेस से हम एम्पलीट्यूड के उस पर पहुंचे कि एम्पलीट्यूड कुड बी द रीजन। सोर्स का एम्पलीट्यूड या तो वो ऑलरेडी लिख दिया। हाँ अभी लिखा। और कुछ सर सर सोर्स एक ग्रुप में से एक, क्योंकि फिर और बाकियों को मौका नहीं बाद में आएगा। मेरे हिसाब से आपने जो ग्राफ बनाया है तो ये प्रेशर टाइम ग्राफ है, हाँ प्रेशर टाइम ग्राफ है, और इसमें हम कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन को शो कर रहे हैं कि कॉम्प्रेशन हो रहा है और फिर रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन इसको हम शो कर रहे हैं, और ये प्रेशर टाइम ग्राफ। तो आपके लिए एक सवाल है जो मैं बाद में ठीक आगे किसी और भी ग्रुप को पीछे जो आपने एक्स एक्सिस पे तो टाइम दिखा रहा है और वाई एक्सिस पे मेरे हिसाब से वॉल्यूम है साउंड का। हाँ नोटिस किया कि फारूक से बोल रही थी तो पीक भी बड़े बड़े बन रहे थे। इसलिए लाउड में बोला उन्होंने।
आपके आपके मालूम ट्राई करो एक बार बोलो वॉल्यूम ऑफ साउंड गलत तो सभी का होगा। मेरा जो सोचना है कि हवा में ध्वनि की गति दाब के अनुसार हो रही है। हाँ, गति की कहाँ से बात हो रही ये चलता है ऊपर नीचे है? क्या चल रहा है? ऊपर नीचे क्या चल रहा है? कंपन ऊपर नीचे तो नहीं चल रहा है। ऐसे ही करा था, एक बार ऐसे फिर ऐसे कंपन ऊपर नीचे नहीं ऐसे चल सही चाहिए नहीं चाहिए। रहा। कंपन ऊपर नीचे नहीं जा रहा। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे जोड़ रही थी कि जब हमारा ECG होता है इकोग्राफी वाला होता है तो जो उसका ग्राफ बन के आता है वो भी कुछ इसी वजह से आता है। तो मैं इसको इस तरह से मैं अपने में जोड़ती थी हृदय की धड़कन नहीं एक कोई सटीक राशि नहीं तभी ग्राफ बनता है तो कोई इसका मतलब आपसे कोई मतलब नहीं। आप आपके लिए आपके पूरा नॉर्मल हुआ तो वो एम्पलीट्यूड ही लग रहा है कि पार्टिकल कितना ऊपर नीचे जा रहा है, स्ट्रीम जो भी उसका जाना जाओ लाउडनेस उसी की वजह से, मतलब लाउडनेस डिपेंड करेगा। ये सबके लिए आपको बताना है वहाँ पे कौन सी राशि है, एम्पलीट्यूड कौन सी क्वांटिटी है एम्पलीट्यूड और नहीं क्या? तो मतलब ये ऑलरेडी आ गया आपके दोनों जवाब इसमें। और किसी ग्रुप से कुछ अच्छा आप बोलिए किसी बोला अच्छा आप उधर वाले ग्रुप वो बोलते रहता है सामान ये प्रेशर डिफरेंस डिफरेंस बेसिकली प्रेशर ही विदाउट साउंड जो है कंप्रेशन कितना इंक्रीज हुआ वो डिफरेंस होता है। मतलब वही डेल्टा पी। अराउंड वो लिखा हुआ है उसके आगे एक सवाल आने वाला है यहाँ पे कुछ नहीं इधर से कुछ जवाब आया आई थिंक लोग ऑन तो करना आई थिंक इंटेंसिटी ऑफ साउंड हो सकता है। इंटेंसिटी हमें भी एक नया शब्द है ओके समझा? आई थिंक लाउडनेस कंसर्न इसके अलावा किसी का कोई जवाब है 3-4 के अलावा वेलत वाले बोल रहे थे अच्छा हाँ डिस्कस कर रहे थे कि ये कुछ तो मैग्नीट्यूड है तो वो पहले हमने जो ओवरटोन की बात हुआ तो जो फंडामेंटल ओवरटोन और फ्रीक्वेंसी का जो बात कर रहे तो वो फ्रीक्वेंसी से कुछ रिलेटेड है rather than फ्रीक्वेंसी मतलब ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस साइंस आता है सर ओवरटोन को मतलब मुझे नहीं पता ओवरटोन को कैसे वो दिखाया ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटली के 2 गुना या 3 गुना 4 गुना तो हमारी आवाज़ की जो ओवरटोन केवल ओवरटोन का फंडामेंटल नहीं है नहीं सारा मतलब सारा मैग्नीट्यूड सारा सोच सही है आपकी बिल्कुल सही है। अब जिन्होंने प्रेशर कहा उनसे मेरा सवाल है ये प्रेशर कहाँ का है क्योंकि हमने देखा कि प्रेशर का टाइम के साथ वेरिएशन होता है जब ये प्रोपगेशन होता है अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है तो ये प्रेशर कहाँ ना पाए प्रेशर वो मेरे हिसाब से ये जो प्रेशर डेंसिटी का बता सकते हो डेंसिटी प्रेशर वो ये जैसे मतलब आपका सवाल क्या है फिर? जिन्होंने आपके ग्रुप ने प्रेशर बोला प्रेशर का ग्राफ है ऐसा बोला। जी मेरा सवाल ये कि प्रेशर कहाँ नापा जाएगा समय के साथ उसका क्या
उसमें क्या बदलाव हो रहा है ये ग्राफ दिखा रहा है, लेकिन वो नापा कहाँ जा रहा है? जब तार छेड़ा गया होगा उस समय जितना खींचा होगा, अगर जो भी स्रोत है, तार तार हो हाँ, सकता है, जो भी स्रोत है जब उसको खींचा गया होगा वहाँ पर जो प्रेशर आया होगा। तो प्रेशर मेरे हिसाब से नहीं, जहाँ उसने जब छोड़ने के बाद जब मतलब तार खींच के कुछ जब छोड़ मतलब दिया, स्रोत के पास, हाँ स्रोत के पास प्रेशर में क्या फर्क पड़ रहा है ये ना। मेरे हिसाब से जैसे कि हम ये तार और जब हमने इसको खींच के छोड़ा तो वो हवा के पार्टिकल का जो फर्स्ट जो पार्टिकल्स है जहाँ पे, तो वहाँ पे वो मतलब वो प्रेशर लग रहा है वहाँ पे, प्रेशर है कि डिस्प्लेसमेंट? प्रेशर लग रहा है। मतलब ये है। हाँ तो स्रोत के पास किसी स्रोत के करीब ही किसी जगह पर हाँ नापा गया प्रेशर। हाँ वहाँ पे लेकिन आपने शायद बोला था कि वो सामान बार बार ले कहीं भी लेंगे तो फिर वैसे ही पैटर्न में आएगा, तो हम इसका मतलब कहीं भी ले लें तो वो वही मिलेगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन अब और आप जो कह रहे हैं कि वो भी सही है, तो ओवरडोज का इसमें कुछ हिस्सा है। आपने जो पहले कहा था लाउडनेस वो भी सही है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक हम जो सोचते आए हैं या देखते आए हैं उसमें ये हो रहा है कि प्रेशर टाइम के साथ गड़बड़ रहा है, एक जैसा गड़बड़ रहा है, इसीलिए उसको हार्मोनिक बोलते हैं। हार्मोनी का मतलब समझते हैं आप? हार्मोनी इस शब्द का मतलब निश्चित लय में या एक जुटाव के साथ। लेकिन अगर अलग अलग स्रोत मौजूद हो कि जब हम बोलते हैं तो अब एक इसको देखिए, ठीक है, दो चीजों को देखिए, इसके ग्राफ देखिए। ये ग्राफ वैसे ही है जैसे ये ग्राफ है, ऊपर वाला, ठीक है, नीचे वाला नहीं। तो आपको केवल वो देखना है, सुनना कम है, मतलब सुनाई देगा आपको, ध्यान उसको देना। अभी मैं बोल रहा हूं, ग्राफ देखा आपने? अभी मैं बोल रहा हूं, इन दो ग्राफ में कुछ फर्क नजर आया? क्या फर्क? हार्मोनिक था तो एक जैसा ग्राफ आ रहा था। जो सीटी बजाई तो वैसा ग्राफ आया जो हमने थियरी में बनाया था, जिसमें हम मान के चल रहे थे कि एक ही फ्रीक्वेंसी है। जो ही वो एक ही फ्रीक्वेंसी वाली जो शर्त है वो हट गई, जैसे कि मेरे बोलने की आवाज में आता है, आपको सुनने में भी आता है कि अरे आवाज ऊंची हुई नीची हुई, तो उसका ग्राफ बदल जाता है। किसी भी स्रोत का जो ये ग्राफ है, किसी भी स्रोत की जो ध्वनि होती है, इसका किसी भी स्रोत की जो ध्वनि होती है उससे प्रेशर में वेरिएशन आता है। जब आगे चलता है वो ध्वनि जब आगे चलती है हमारे कान तक या रिकॉर्डर तक जब पहुंचती है तो वहां पर प्रेशर में बदलाव होता रहता है स्रोत की वजह से। तो आपने जो कहा कि रास्ते में कहीं उसको पकड़ा गया है, सही बात है, जहाँ स्रोत है वहां नहीं है वो, जहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है वहां पर, या जहाँ सुनने में आ रहा है वहां पर। आपकी बात भी सही है कि अगर एक ही स्रोत होता तो स्रोत होता, लेकिन अगर दो तीन स्रोत है या वो स्रोत वैसा नहीं है जैसा हमने थियरी में सुना है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो ये जो बदलाव जो हो रहे हैं, ये बदलाव प्रेशर के बदलाव है, लेकिन प्रेशर का सीधा रिश्ता लाउडनेस से। प्रेशर वेरिएशन अगर ज्यादा है तो आवाज हमको बड़ी लगती है। और इनकी भी बात सही है कि अगर ये जो वेरिएशन है वो हार्मोनिक सीटी की तरह जब आवाज थी या सीटी की आवाज थी तब उसका वेरिएशन बिल्कुल एक ही हार्मोनिक की तरह था। लेकिन जब वो कुछ मतलब मैं अगर सीटी भरती बजाऊं तो सीटी की भी आवाज आपको, ग्राफ आपको अलग दिखेगा। दो तीन अलग अलग तरह की सीटियां बजाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ग्राफ कैसे बदलता है।
इसमें से कुछ आवाज़ें ऐसी है कि जिसका ग्राफ ठीक वैसे बनता है जैसे हम बनाते हैं। अगर मैं ताली बजाऊं, ऐसे ऐसा गा, कोई अगर सुर में गा रहा है, आ करके गा रहा है, मतलब मैं गा नहीं सकता, ये वाला सही था, लेकिन हाँ अभी ये वाला नहीं, लेकिन मज़ेदार बात इसमें ये है कि इसमें आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पे उसका वैसा ही है और बीच में कहीं गड़बड़ होती है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है। और देखिए ताली गाना गाएंगे तो ऐसा दिखाई जैसे आपको बोलने दिखता है। हाँ बाकी सब लोग शांत हो जाएंगे। रे बजा के रखिए। अब ग बजा के देखिए, जब केवल सा या रे बजता है जैसा लग रहा है कि लगभग हमारे एक जैसा है, लेकिन उसमें कहीं पे दूसरा हो, तो ये दो हार्मोनिक्स का मिश्रण है। तो कुल मिला के जो कोई भी जो ध्वनि होती है, कोई भी ध्वनि जो होती है वो इस तरह के जो हमने वो हार्मोनिक एडिशन की जो बात देखी उसी तरह की होती है, मतलब जैसी बनती है वो हम उसको समझने के लिए हार्मोनिक्स की तरह उसको तोड़ तोड़ के देखते हैं। लेकिन कान जो सुनता है या साउंड रिकॉर्डर जो सुनता है वो केवल प्रेशर वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखता है, उसको हार्मोनिक्स से कोई, जो रिकॉर्डर है या कान है उसको ये हार्मोनिक्स से कोई लेना नहीं। हार्मोनिक्स हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी समझ बनाने के लिए किया। कोई भी कॉम्प्लेक्स ध्वनि हो उसको मैं हार्मोनिक्स के जोड़ से समझ सकता हूँ। तो हमने ये जो पूरी कसरत की कि सबसे पहले तार को छेड़ा, फिर उसको सरल किया। सरल क्या किया कि एक ही तार बना, फिर उसको धीरे से छेड़ा, जोर से नहीं छेड़ा। उससे पता चला कि इसका जो है दोलन पेंडुलम की तरह, जिसको हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उससे ये हार्मोनिक ऑसिलेशन का जो आका है वो बना लिया। अब ये समझ में आ रहा है कि हार्मोनिक ऑसिलेशन में एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं, उसके दो गुना, ओवरटोन, 3 गुना, 4 गुना, ये सारे हो सकते हैं। उनके आयाम अलग अलग हो सकते हैं। इनको जोड़ दो तो ध्वनि बदल जाती है। तो ये सारी टेढ़ी कसरत करने का फायदा ये हुआ कि आप कोई भी आवाज मुझे दे दीजिए, उसमें केवल मैं अगर प्रेशर विद टाइम वेरिएशन अगर नाप लेता हूं तो मैं समझ जाऊंगा कि इसमें कौन से हार्मोनिक्स हैं, कौन से नहीं है। उसका गणित थोड़ा जटिल है लेकिन वो किया जा सकता है। मैं अगर एक सरोद और एक सितार दोनों सा लगाए बजा रहे हैं, उन दोनों का की आवाज की रिकॉर्डिंग करूंगा तो उन दोनों के ग्राफ आएंगे कुछ वैसे जैसे अनीश ने अभी दिखाया। इतने गंदे नहीं आएंगे, काफी ठीक ठाक आएंगे, लेकिन उन दोनों में हल्का सा कुछ फर्क होगा। उस फर्क से मैं ये बता पाऊंगा कि उन दो में से कौन सितार है, कौन सा तानपुरा है या सरोद। ठीक है, तो ये जो एक विश्लेषण का जो तरीका है जो फिजिक्स में आम है, इस सरलीकरण उससे एक थियरी बनाइए, उस थियरी का सहारा लेकर आप किसी भी जटिल चीज को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करें और उससे आप कुछ आगे जाकर प्रेडिक्शन करना कि भाई अगर मैंने इसको इस तरह से बजाया तो उसका जो प्रेशर टाइम वेवफॉर्म होगा, उसको वेवफॉर्म बोलते हैं, वो फलाना होगा। अगर आप मुझे कोई वेवफॉर्म देते हैं तो उसका हार्मोनिक एनालिसिस कर कर मैं ये बता पाऊंगा कि स्रोत क्या था। तो ये एक खुफिया तंत्र भी है।
दे दीजिए, मैं आपको स्लोप दूंगा। दो तीन स्रोत साथ में होंगे तो 2-3 स्रोत साथ होंगे तब भी हो सकता है, उसका क्योंकि ओवरटोन से ही आवाज में जो छोटे बड़े बदलाव होते हैं, कि जो हार्मोनिक नहीं है, सीटी की तरह नहीं है सारे, ये सारे उस बांसुरी के एक स्वर के जैसे नहीं है। उसमें जो मतलब जो उसमें सुंदर नहीं है, वो बढ़िया जब एक जैसा दिखता है तो सुंदर दिखता है, लेकिन उसमें जानकारी बहुत कम छिपी हुई है कि एक ही उसमें स्वर है। लेकिन जैसे ही वो गंदा हो जाता है, इसका मतलब उसमें और बाकी सारी आवाज़ें, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो इसको फ्रीक्वेंसी समझने की भूल नहीं करिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का केवल तब मतलब बनता है जब वो आवर्ती बदलाव हो। ये आवर्ती बदलाव नहीं है, ये तो टेढ़े मेढ़े बदलाव है। दीज आर नॉट हार्मोनिक चेंजेस। फ्रीक्वेंसी नहीं है इसमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तब होगी जब ये इस तरह के आवर्ती बदलाव होंगे। रेगुलर चेंजेस दैट आर पीरियोडिक, इसमें कुछ भी पीरियोडिक नहीं है। केवल ऊपर नीचे होना इसका मतलब पीरियोडिक नहीं है, उसमें रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें रिपीटेबिलिटी बहुत ही कम है। जबकि ये अगर हार्मोनिक है तो ये कंटिन्यूसली रिपीटेबल है। उससे बोलेंगे फिर वो जो हार्मोनियम वाला है उसको बोलेंगे क्या सेम अगर हाँ, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, मतलब ये बोलेंगे कि इसमें फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी दिख रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। सर तो सोर्स अलग अलग कैसे पता करेंगे? सोर्स पता करना मतलब थोड़ा लंबा काम है। मतलब फ्रीक्वेंसी पता करना है। उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी मौजूद है ये पता करना है। मतलब ये ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है, इससे हम फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे ये भी टाइम डिपेंडेंट ग्राफ है, ये भी टाइम डिपेंडेंट ग्राफ है, तो उसमें से पता लगाया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए इसको यही समाप्त करते हैं। हमारे सारे सेशन पूरे हो गए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं भी आया। सारी चीज़ें समझ में आ जाए तो फिर पढ़ाई की रुचि खत्म हो। तो मतलब मेरी ये उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हो। हाँ, कुछ नए सवालों के साथ छोड़ो, आप पूछेंगे। सर उस दिन एक सवाल आया था कि अगर यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और लोग कोई कुछ मुझसे बोल रहा है, फिर भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अब देखिए, ये है ना, कान और मस्तिष्क के बीच में किसका क्या कनेक्शन है ये पता नहीं मुझे। किसी समय पे वो कनेक्शन शायद टूट गया। कई बार ऐसा होता है। नहीं, और जो ऊंचा सुनते हैं उनमें क्या वही है ना, सोच सकते हैं हम लोग के लिए एक्सरसाइज है। सुनाई नहीं हाँ, देखिए ध्वनि का होना और सुनाई देना ये कोई सेम चीज़ है। गारंटेड एक दूसरे का कोई मेल नहीं है। ध्वनि हो मतलब कंपन होते हुए ध्वनि नहीं हो, और ध्वनि होते हुए भी आपको सुनाई देने जो हो सकता है। इसमें ध्वनि हमारे जीवन का इतना ज़रूरी हिस्सा है और उसके अलग अलग पहलू में हम प्रभावित होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमने जो किया है वो आपको एक बुनियादी साधन दे रहा है वो सब समझने का। और अब इससे और नए सवाल, जैसे हम सबको लता मंगेशकर का गाना सुनना पसंद है। लता मंगेशकर तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस ध्वनि को कैसे हमने संभाल के रखा और वह ध्वनि हम जब सुनना चाहते हैं, और हम कैसे इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम में से कोई जब सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल खोल के उसमें ढूंढ के सुन पाता है। तो इसमें इस बुनियादी विज्ञान से शुरू करके और क्या क्या टेक्नोलॉजी जुड़ी, मतलब ये पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। मतलब पहले वो रिकॉर्ड बनते थे, अब भी बनते हैं, फिर वो टेप वाले आए, बड़े टेप, फिर वो कैसेट वाले टेप आए, और अब जो है सीडी आए, और अब जो है वो आपके फोन में ही आप कितना कुछ भर के रखते हो। तो ये पूरा जो एक इतिहास है, एक कहानी है पूरी
घड़ी से संबंधित टेक्नोलॉजी के विकास की। मतलब हम जानते हैं कि ये डीजे वाले जो है ये इतने सारे स्पीकर लगा के क्यों चलते हैं गाड़ी पर ला के, क्योंकि बहरे हो गए, क्योंकि हम लोग बहरे हो गए। बहरे हो गए या बैंड बाजा हमारी जिंदगी में, तो बैंड बाजा में क्या क्या बजेगा, कैसे बजेगा, और फिर उससे और आगे बढ़ के संगीत, शास्त्रीय संगीत। तो ये सारे जो ध्वनि के पहलू हैं जो हमारी जिंदगी में हैं, मेडिकल साइंस में भी हैं। तो ये सब जो है उसका आधार हमको आपको मेरे ख्याल है 4-5 सेशंस में मिल गया है। पर अब उसके अलग अलग जो पहलू हैं उनको समझने के लिए और सवाल पूछने पड़ेंगे और खोजने पड़ेंगे। बस हाँ, एक चीज़ और है ज़रूरी जानना, वो ये कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स आने से, इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी टेक्नोलॉजी आने से हमारा जो ध्वनि का संसार है वो बहुत विस्तृत हो गया। तो मेरे ख्याल ये सवाल आप लोग ज़रूर अपने साथ लेके जाइए कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पूरा टेक्नोलॉजी है वो आने से ध्वनि की ये सारी जो हमारी दुनिया है वो ऐसे कैसे बस जाते जाते एक बार हमने सारा काम तार के साथ किया, तबला आदि पर्दे वाले जो है उनको हमने किनारे कर दिया। अंत में पर्दे का वाइब्रेशन कैसा होता है और तार से कितना जटिल होता है वो समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो है, और उसको देख के आप हमारा सेशन, हाँ, एक इसमें क्या है कि एक स्पीकर लगाया है और उससे आपका जो अभी फनल वाला था ना उस टाइप का है, उसमें वाइब्रेशन दिख रहा है। तो ये इसका फंडामेंटल वाइब्रेशन है। वहां पे आप देख रहे हैं उसके फ्रीक्वेंसी दो गुनी करती, ओवरटोन आ गया उसका। अब उसका देखिए कैसा चल रहा है, उसकी चाल बदल गई, उसकी गति बदल गई। अब देखिए उसका सेकंड ओवरटोन, अब उसके आकार देखिए कैसे बदल रहा है। तो पर्दे का जो दोलन है, पर्दे का जो कंपन है वो काफी अलग है तार के मुकाबले, और समझना भी उसको थोड़ा तार के मुकाबले कठिन है। हाँ, पानी में ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए कोशिश करते हैं 245 वापस से स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन में बातचीत।